Hi everyone. Today we are going to study about Planning Commission and 5-year plans. Although Planning Commission is now replaced by Niti Aayog, but still being an important and traditional topic of Indian economics, it is relevant to study about it. First of all, we'll study about 3 phases of planning, all the 5-year plans starting from the first plan in 1951 till the last 5-year plan, that is the 12th 5-year plan which was there from 2012 to 2017. After that, we'll discuss the relevance of Planning Commission and why there was a need to replace it with Niti Aayog. And then we'll study about some provisions of Niti Aayog, and in a separate video, we'll discuss about Niti Aayog, its structure and everything from the political perspective, that is through a chapter of Lakshmikant which is there in the new edition of it. Okay. Let us start with the first phase of Planning Commission. We'll try to make small videos in this series so that our focus and attention remains there. Let us see how time permits. Okay? Before independence, there was colonial economy. नाम तो colonial economy है, लेकिन कॉलोनी के फायदे के लिए कोई भी पॉलिसीज नहीं बनती थी. जितने भी पॉलिसीज, एक्ट, रूल्स आते थे वे सब ब्रिटिशर्स और एम्पायर के बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते थे. लेट मी कोट एन एग्जांपल ऑफ इट. अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो सब जानते हैं कि इट वॉज जस्ट अ सोर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू फॉर ब्रिटिशर्स. उनका काम सिर्फ टैक्सेस कलेक्ट करना था. एग्रीकल्चर को कैसे इंप्रूव करना है, उसके लिए कुछ पॉलिसीज या क्या करना है, उसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा. तो ये सब वजह थी जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी बहुत ही बैकवर्ड रही है. ठीक है. दिस वॉज द सिचुएशन बिफोर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल. जब इंडिपेंडेंस हुई, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारे सामने 2 चीजें थी. एक तो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज. कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं? जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उस टाइम पे थी, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट भी होता था, तो वो ठीक ठाक चल रही थी. ठीक है. और दूसरा कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज जो बिल्कुल नहीं थी, जैसे कुछ एक आध थी जैसे टिस्को वगैरह. इसके अलावा देयर वाज लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज. तो इसकी तरफ ध्यान देना डिसाइड हुआ. ठीक है. जब प्लानिंग की बात हुई कि आगे क्या करना है, तो समय जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, वही सब कुछ मतलब डिसाइड करते थे. तो उन्होंने सोवियत प्लानिंग से वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे. सोवियत प्लानिंग मतलब सब कुछ जहां गवर्नमेंट ही करे, प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल ना हो, गवर्नमेंट ही सबके लिए डिसीजन ले, सबके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ही सारा काम करती है. दैट इज सोवियत प्लानिंग. ठीक है. वहां पे पूरा सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था सोवियत यूनियन में, जो हमारे यहाँ नहीं हुआ, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है. तो खैर उन्हीं लाइंस पे, सोवियत प्लानिंग की ही लाइंस पे, उसी से इन्फ्लुएंस होके नेहरू जी ने हमारे लिए डेमोक्रेटिक प्लानिंग को चुना. अब डेमोक्रेटिक प्लानिंग में आप ये याद रख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक प्लानिंग वो होती है जहां पे डेवलपमेंट के लिए प्लान किया जाता है, बट विदाउट ड्रास्टिकली अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग क्लास और सोशल स्ट्रक्चर. ठीक है. एग्जिस्टिंग क्लास या सोशल स्ट्रक्चर को बिना अफेक्ट करे डेवलपमेंट के लिए प्लान किया जाता है डेमोक्रेटिक प्लानिंग में. इसी के अंदर हैरर-डॉमर ग्रोथ मॉडल भी आता है. हैरर-डॉमर ग्रोथ मॉडल ये कहता है कि अगर हमें अपनी नेशनल इनकम को इंप्रूव करना है तो उसके 2 तरीके हैं. पहला ये कि हम अपने सेविंग्स रेट को बढ़ा दें. सेविंग्स रेट को बढ़ाने से क्या होगा? हमारी सेविंग्स बढ़ेगी तो हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं. ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा जीडीपी अपने आप बढ़ेगा. और दूसरा ये है कि हम अपने कैपिटल आउटपुट रेशियो को कम कर दें. कैपिटल आउटपुट रेशियो को कम करने से प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी. कैसे? अब अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होगा तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कम से कम कैपिटल लगाने पे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलेगा. तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई. राइट. अब सीओआर को रिप्लेस कर दिया गया है आईकॉस से, दैट इज इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो. मतलब एक और एडिशनल आउटपुट यूनिट के लिए हमें कितना कैपिटल और लगाना पड़ेगा. कैपिटल मतलब कितना इनपुट और लगाना पड़ेगा, कितना पैसा लगाना पड़ेगा. राइट. अब 5-year प्लान्स की बात करते हैं. इसे 3 फेजेस में माना जाता है. पहली फेज थी 1951 से लेके 1966 तक. अब 66 में अगेन कुछ क्राइसिस आया था जिसकी वजह से हमने थोड़ा सा अपना अप्रोच को चेंज किया. फिर सेकंड फेज आई 1966 से लेके 1990 में. 1990 में बहुत बड़ा वाला क्राइसिस आया. फिर हमने अपनी अप्रोच को पूरा ही चेंज कर दिया और हम मतलब ग्लोबलाइजेशन की तरफ, लिबरलाइजेशन की तरफ, प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए. तो 1990 से लेके 2017 तक थर्ड फेज को माना जाता है. 2017 तो खैर लास्ट 12th 5-year प्लान था जो खत्म हो गया. अब तो प्लानिंग कमीशन बिल्कुल ही स्क्रैप हो चुका है और अभी नीति आयोग है जो काम करता है इसके बदले. ठीक है. इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. ठीक है. फर्स्ट फेज की बात करते हैं. 3 चीजें याद रखनी है. फर्स्ट फेज में एक तो सारा काम गवर्नमेंट का था. गवर्नमेंट ही सारे डिसीजंस लेती थी. गवर्नमेंट को ही इतना मेच्योर माना गया था कि वही सब कुछ सारे सही डिसीजंस ले सकती है लोगों के वेलफेयर के लिए. ठीक है. प्राइवेट सेक्टर का बिल्कुल ही मिनिमम रोल था. ये एक बहुत बड़ी गलती भी थी जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा और हम उसे चेंज भी करेंगे. ठीक है. नाउ सेकेंड इज महालनोबिस स्ट्रैटेजी. तो नेहरू और उनके बहुत अच्छे मित्र जो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट भी थे, पीसी महालनोबिस, इन लोगों ने मिलकर ये स्ट्रैटेजी चूज की जिसे महालनोबिस स्ट्रैटेजी कहा जाता है, जिसमें हमने हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया.
हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया। ग्रोथ दो तरीके की होती है, एक होती है बैलेंस्ड ग्रोथ और एक होती है अनबैलेंस्ड ग्रोथ। बैलेंस्ड ग्रोथ वो होती है जहां पे सभी सेक्टर्स को इक्वली डेवलप किया जाता है, इक्वली प्रमोट किया जाता है। और अनबैलेंस्ड ग्रोथ वो होती है जहां पे किसी एक ही सेक्टर की तरफ फोकस किया जाता है, किसी एक ही सेक्टर को प्रमोट किया जाता है। तो हमने अनबैलेंस्ड ग्रोथ को चुना और हमने ये सोचा, मतलब उन लोगों ने उस टाइम पर ये सोचा कि अगर हम हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस करेंगे तो धीरे धीरे हमारे पास इतना सरप्लस आ जाएगा, मतलब हम इतना पैसा कमा लेंगे उससे, जिसे हम बाद में लगा सकते हैं दूसरे सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए, जैसे एग्रीकल्चर हो गया या कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज हो गया, इन्हें हम बाद में देख लेंगे। ये सोचा, इन शॉर्ट ये सोचा कि हम एग्रीकल्चर वगैरह, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज, इन चीजों को तो बाद में देख लेंगे, उन लोगों ने ये सोचा। ठीक है। तीसरा है इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी। इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी ये होता है कि ऐसे जो भी गुड्स हैं जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करे जा सकते हैं, उन लोगों का इंपोर्ट हम बंद कर देंगे। ठीक है। ऐसे गुड्स जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए जा सकते हैं उनका इंपोर्ट बंद कर दिया जाए। उसके लिए क्या करा, उसके लिए उन लोगों ने हाई इंपोर्ट टैरिफ लगा दिए उन गुड्स के लिए, ताकि उनका इंपोर्ट कम हो जाए। ठीक है। एक्सपोर्ट्स की तरफ तो वैसे ही ध्यान नहीं दिया जाता था। इसके लिए इन्होंने आर्ग्यूमेंट क्या दिया, इसके लिए इन्होंने इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट दिया। इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट ये मतलब कि अभी हमारा देश नया नया आजाद हुआ है, हमारी मतलब जो डेमोक्रेसी है, हमारी जो मतलब इकोनॉमी है वो बहुत ही नई है, इन्फेंट इकोनॉमी है हमारी। तो इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया गया कि इनिशियल ईयर्स में इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, बाद में इसको हम एक्सपेंड कर देंगे और एक्सपोज कर देंगे ताकि फॉरेन इंडस्ट्रीज के साथ कॉम्पीट कर सके। ठीक है। तो ये सोचा था उन्होंने इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी में। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जिस समय हमें जब सारी दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही थी, तब हम लोगों ने ओवर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को अपना लिया। ठीक है। जो उस समय के लिए थोड़ा ठीक भी थी क्योंकि हमारी इन्फेंट इंडस्ट्री थी, लेकिन इसका भारी नुकसान हमें बाद में चुकाना पड़ा। खैर, अब बात करते हैं प्लान्स की। तो इसके अंदर फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया। सबसे पहले तो 1951 में वो स्टार्ट हुआ। उसमें इन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर के लिए काम किया। हालांकि एग्रीकल्चर के फर्स्ट 5 ईयर में प्लान में ही खाली एग्रीकल्चर के लिए थोड़ा बहुत काम किया था, उसके बाद उन लोगों ने बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दिया था। ठीक है। क्या किया उन्होंने, एक तो एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म्स करवाए। तो सबको पता है 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आ गया था इसी से रिलेटेड। ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी हटाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, फंडामेंटल राइट्स में से। ठीक है। दूसरा, उन्होंने पब्लिक इन्वेस्टमेंट करवाया। इरिगेशन के लिए 3 प्रोजेक्ट स्टार्ट करे, भाखड़ा नांगल, दामोदर वैली और हीराकुड वैली। तो इन सब की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत फायदा हुआ। 20% इंक्रीज हुआ फूड प्रोडक्शन में, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में। तो ये एक अच्छी बात थी। बुरी बात ये थी कि सिर्फ फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में सोचा, इसके बाद उसे निग्लेक्ट कर दिया गया। अब बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान की। सेकंड 5 ईयर प्लान में जो हमने महालनोबिस स्ट्रैटेजी अपनाई थी, जिसमें हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस था, उस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया। 3 प्लांट्स लगाए गए, एक दुर्गापुर में, एक भिलाई में, एक रूरकेला में। तो ये पॉइंट आप लोग याद कर सकते हैं कि किस किस कंट्री की मदद से हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करे। जो दुर्गापुर में स्टील प्लांट स्टार्ट किया वो यूके की मदद से किया। जो भिलाई में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वो यूएसएसआर की मदद से किया, और जो रूरकेला में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वो वेस्ट जर्मनी की मदद से किया। तो दिस पॉइंट यू कैन रिमेम्बर। ठीक है। हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन करवा दिया। अब बात आती है थर्ड 5 ईयर प्लान की। थर्ड 5 ईयर प्लान में हम कुछ करने के लिए बचा ही नहीं गया, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स हमारे पास ऑलरेडी सामने थी। सबसे पहले तो फूड क्राइसिस सिचुएशन आ गई सामने। क्यों? इतनी बुरी हालत हो गई थी हम लोगों की कि हमें फूड ग्रेन्स तक यूएस से इंपोर्ट करने पड़े अंडर PL 480 स्कीम। पॉइंट भी यू हैव टू रिमेम्बर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि PL 480 स्कीम के अंडर हमने यूएस से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करे थे। ऐसा क्यों अचानक प्राइसेस कैसे हो गए? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद एग्रीकल्चर को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के समय पे तो 20% इंक्रीज हुआ था फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, लेकिन उसके बाद थर्ड ईयर प्लान के समय पे 30% डिक्लाइन हो गया फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, जिसकी वजह से हमें फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ मिड 1960s में ही 2 साल लगातार ड्रॉट पड़ा था, तो उसने भी एफेक्ट किया। और तीसरा BOP क्राइसिस हो गए थे इकोनॉमी में। BOP इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब जनरली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम पे ये होता है, मतलब इंडिया फेस इट्स फर्स्ट BOP ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली। BOP के टाइम पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम पे फॉरेन रिजर्व्स जो होते हैं वो मदद करते हैं, लेकिन हमारे पास तो वो भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमने प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल ही मिनिमाइज कर दिया था। अब मान लो कि इस समय पर प्राइवेट सेक्टर होता, अगर वो कॉटन टेक्सटाइल्स जो पहले होती थी वो भी होती, तो उस
इससे हमारे फॉरेन रिजर्व्स इकट्ठे हो गए होते जो हमें इस सिचुएशन से बचा पाते, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को तो बिल्कुल ही रोल कम कर दिया था। ठीक है, दूसरा एक्सपोर्ट्स पे ध्यान नहीं दिया गया, तो होता क्या गया कि हमारा डॉलर इनफ्लो तो कम हो गया लेकिन डॉलर आउटफ्लो बढ़ता गया, क्योंकि जब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन कराया तो उसके लिए मशीनरीज की जरूरत थी, उसका इंपोर्ट कराया, तो बेसिकली हम लोग डॉलर्स यहाँ से तो हमारे यहाँ से जाते गए लेकिन डॉलर्स आ नहीं रहे थे क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो देयर वर नो फॉरेन रिजर्व्स टू हेल्प दिस सिचुएशन। और दूसरा, इसी दौरान 1960s में ही हमने 2 लड़ाइयां भी लड़ी थी, 1962 वॉर और 1965, तो इसलिए पॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से फर्दर इकोनॉमी और भी ज्यादा वर्सन हुई। इतनी ज्यादा खराब सिचुएशन हो गई कि हमें 5 ईयर प्लान्स को भी रोकना पड़ा। ठीक है, ये 1966 की बात है जब हमें 5 ईयर प्लान्स को रोकना पड़ा। सो दिस वाज द होल फर्स्ट फेज ऑफ 5 ईयर प्लान। इफ यू सी इन द लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है फर्स्ट फेज का, जहाँ तीनों 5 ईयर प्लान्स के टारगेट और जो एक्चुअल में हमारा परसेंटेज ग्रोथ हुआ वो लिखा हुआ है। तो इफ यू सी, हमने टारगेट से ज्यादा ही अचीव किया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी और सेकंड 5 ईयर प्लान में भी, लेकिन थर्ड 5 ईयर प्लान में हम लोगों की हालत खराब हो गई। 2.5% का खाली ग्रोथ थी, विच वॉज द लोएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, तो इस समय हमारी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। इससे हमने बहुत सारी चीजें सीखी भी, जैसे हमने एग्रीकल्चर की तरफ जो निगलेक्ट किया वो हमने रियलाइज किया, और आगे हम देखेंगे जब सेकंड फेज के बारे में हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर पे कितना ध्यान गया। यही समय था जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन करवाया था। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ ध्यान दिया था। यही समय था कि जब सारे जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स थे वो फेज 2 में ही स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, डायरेक्टेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, एनआरईपी, जिसे अभी हम नरेगा कहते हैं, तो उस टाइम पे आईआरडीपी, एनआरईपी, ये सब चीजें द सेकेंड फेज में ही स्टार्ट हुई। ठीक है, तो इसके बाद हम सेकेंड वीडियो में इसके बारे में जानेंगे, सेकेंड फेज और थर्ड फेज के बारे में। ठीक है, थैंक यू। If you like the video, please hit like and subscribe to the channel for notification about next parts of this video. Okay?